तो हीमोफीलिया जो रोग है उसके अंदर क्या होता है, पहला तो ये है लिंग सहलग्न अप्रभावी जीन के कारण होता है। फर्स्ट इसका पॉइंट था हीमोफीलिया डिजीज का, यह रोग लिंग यह लिंग सहलग्न अप्रभावी जीन, लिंग संलग्न अप्रभावी जीन के कारण उत्पन्न होता है। लिंग संलग्न अप्रभावी जीन के कारण उत्पन्न होता है। इस पॉइंट को हमने समझा था, इसमें देखो दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो शब्द है यहाँ पर लिंग सहलग्न, यानी लिंग गुणसूत्र के साथ जुड़ा हुआ। जैसे हमारे अंदर क्रोमोसोम है 44 प्लस एक्स एक्स फीमेल के अंदर पाए जा रहे हैं, 44 एक्स प्लस एक्स वाई पाए जा रहे हैं मेल में। तो इस रोग का जो जीन होगा वो किससे जुड़ा हुआ होगा, लिंग गुणसूत्र के साथ जुड़ा हुआ होगा। दूसरा इसका कैरेक्टर क्या है, अप्रभावी जीन है। जैसे मेंडल के बारे, मेंडल के जब हमने स्टडी की थी तो उसमें पढ़े थे ना, प्रभावी कारक, अप्रभावी कारक, प्रभावी जीन या अप्रभावी जीन। तो ये किस प्रकार का जीन होता है, अप्रभावी जीन होगा। सेकंड पॉइंट इसका क्या है, हीमोफीलिया जो डिजीज या रोग है, इसका जीन, हीमोफीलिया रोग का जीन एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। इसका जीन एक्स क्रोमोसोम या एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। यानी जैसे मेल है, कोई नर है, तो नर के अंदर तो क्या होगा, 44 प्लस एक्स वाई ये क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं। फीमेल के अंदर क्या हो रहा है, 44 प्लस एक्स एक्स ये क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं। तो इस रोग का यदि जीन है, जो हीमोफीलिया रोग है उसका जो जीन है वो कौन से क्रोमोसोम पर पाया जाएगा, एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगा। जैसे किसी ये तो सामान्य नर का गुणसूत्र है ना, सामान्य नर, नॉर्मल मेल है, और ये है सामान्य मादा। अब इनमें से जो ये 44 पाए जा रहे हैं ना, ये तो है अलिंगीय गुणसूत्र, ये मादा के अंदर भी है अलिंगीय गुणसूत्र। ये जो पाए जा रहे हैं मेल में एक्स वाई जो है लिंगीय गुणसूत्र है, और फीमेल में एक्स एक्स जो है वो कौन से लिंगी है। तो यह है लिंग सहलग्न अप्रभावी जीन के कारण होगा। यानी इस रोग के जीन किस किन क्रोमोसोम पर पाए जाएंगे, एक्स वाले, इन ये जो लिंगीय क्रोमोसोम है इन पर, ये एक्स वाई और एक्स एक्स पर। एक्स वाई एक्स एक्स में से भी इसका जीन किस गुणसूत्र पर उपस्थित होगा, एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होगा। इस रोग का जीन वाई गुणसूत्र पर नहीं पाया जाता है, एक्स गुणसूत्र पर इस रोग का जीन पाया जाएगा। अब यदि मान लो किसी नर के अंदर या मेल के अंदर ये रोग है, तो उसके अंदर किस तरह से मिलेगा ये, 44 प्लस एक्स एच वाई। यानी इस नर में एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया का जीन पाया जा रहा है। इस तरह के नर को हम बोलते हैं हीमोफिलिक नर। यानी जब किसी मनुष्य नर के अंदर या पुरुष के अंदर एक्स गुणसूत्र पर ये एच जीन उपस्थित है हीमोफीलिया का, तो उसके अंदर हीमोफीलिया रोग हो जाएगा, उसे बोला जाएगा हीमोफिलिक नर, इसको बोला जाएगा। मादा के अंदर क्या होता है, मादा जनरली इसका इसके वाहक का काम करती है। अब जैसे कोई मादा है, मादा में ये दिख रहा है हमको उसका गुणसूत्रीय प्रारूप 44 प्लस एक्स एच एक्स। तो ये जो मादा है, सामान्य मादा का तो था 44 प्लस एक्स एक्स, लेकिन ये वाली जो मादा है ये हीमोफिलिक मादा नहीं होगी, ये होगी वाहक मादा। इस प्रकार की जो मादा होती है या फीमेल होगी उसको बोला जाता है वाहक मादा। इस तरह की फीमेल को वाहक मादा के नाम से या कैरियर फीमेल के नाम से जाना जाता है। अब इसमें वाहक मादा क्यों हुई है, ये एक्चुअल में होता क्या है, जो मादा है उसके अंदर दो एक्स क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, दिख रहे हैं हमको, ये दो एक्स क्रोमोसोम है, मादा के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम है, जबकि नर के अंदर क्या है, एक एक्स क्रोमोसोम है। अब इसमें क्या होगा एक्चुअल कंडीशन, मादा के अंदर 44 प्लस, मादा के अंदर पाया जा रहा है 44 प्लस एक्स
एच एक्स। तो इस मादा को हमने कौन सी मादा बोला? वाहक मादा। यानी जो हीमोफीलिया रोग का एक पीढ़ी, हीमोफीलिया रोग को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाती है। अब ये वाली मादा रोगग्रस्त क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पर जो जीनोटाइप है, एक एक्स क्रोमोसोम पर तो हीमोफीलिया का अप्रभावी जीन है, ऊपर हमने पढ़ा था ना, ये लिंग संलग्न अप्रभावी जीन है। जबकि दूसरे एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया को रोकने वाला कौन सा जीन पाया जा रहा है? प्रभावी। मादा में एक एक्स क्रोमोसोम पर तो हीमोफिलिक जीन ये पाया जा रहा है, जबकि दूसरा एक्स क्रोमोसोम जो है उस पर हीमोफीलिया को रोकने वाला प्रभावी जीन क्या मिल रहा है? एच। तो इस एच जीन की उपस्थिति के कारण, कैपिटल एच की उपस्थिति के कारण ये स्मॉल एच अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है, जिससे जो मादा है वह रोगग्रस्त नहीं होती है। भाई, दो जीन पाए जा रहे हैं, एक एक्स एच, दूसरा एक्स पर पाया जा रहा है कैपिटल एच। तो इस एच की उपस्थिति के कारण यह एच अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा और मादा के अंदर रोग नहीं होगा। लेकिन मादा में एक एक्स पर ये एच जीन उपस्थित है, इसलिए मादा इस रोग के वाहक का काम करती है। तो सिंपल सा इसके अंदर ये याद रखना है, नर में केवल एक एक्स क्रोमोसोम पाया जा रहा है। नर में क्या कंडीशन है? 44 प्लस एक्स एच वाई। अब ये जीन पाया जा रहा है, इसका प्रभावी जीन एब्सेंट है, तो नर तो क्या हो जाएगा? हीमोफिलिक। यानी ऐसा नर जिसके अंदर क्या पाया जा रहा है? हीमोफीलिया रोग पाया जा रहा है, हीमोफिलिक मेल बोलेंगे। मादा के अंदर जब एक्स पर एच जीन उपस्थित है, स्मॉल एच, तो दूसरे एक्स पर प्रेजेंट होता है कैपिटल एच। कैपिटल एच के प्रभाव में स्मॉल एच अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता है, इसलिए मादा में ये रोग नहीं होगा। लेकिन एक स्मॉल एच जीन उपस्थित होने के कारण ये मादा वाहक का काम करेगी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ये इस रोग को ले जाने का काम करती है। कभी भी हमें हीमोफिलिक मादा नहीं मिलती है, हीमोफिलिक मादा कभी भी नहीं मिलेगी। यानी ऐसी कोई सी भी स्त्री नहीं मिलेगी, फीमेल नहीं मिलेगी जिसके अंदर हीमोफीलिया रोग पाया जाता हो। कारण उसका क्या है? हीमोफिलिक जो मादा होगी उसके लिए कौन सी कंडीशन होना जरूरी है? 44 प्लस एक्स एच एक्स एच। यानी जब मादा के दोनों एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया वाला स्मॉल एच जीन होगा तो उसमें हीमोफीलिया रोग होगा। लेकिन इस तरह की जो मादा है जिसमें दोनों एक्स क्रोमोसोम पर एच जीन, स्मॉल एच जीन उपस्थित है, उसकी वयस्क अवस्था में पहुंचने से पहले ही मृत्यु हो जाती है। यानी ऐसी कोई मादा है या फीमेल है जिसमें दोनों एक्स क्रोमोसोम पर स्मॉल एच जीन, हीमोफीलिया का जीन पाया जा रहा है, तो उस मादा की मृत्यु वयस्क अवस्था तक पहुंचने से पहले ही हो जाती है। क्योंकि वयस्क अवस्था में जब इसमें मादाओं के अंदर मासिक चक्र की प्रोसेस स्टार्ट होती है लगभग 13 से 14 वर्ष की आयु में। तो 13 से 14 वर्ष की आयु में जब पहली बार उनको मासिक चक्र या मासिक स्राव, मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, तो ब्लड निकलेगा उनकी बॉडी से और उस ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी, बहुत ज्यादा ब्लड बहेगा। उस रक्त के बहने के कारण वो मादा मर जाती है। यानी ऐसी मादाएं वयस्क हो ही नहीं पाती है। पहली बार मासिक चक्र आया, उसी दौरान अधिक रक्त निकलने के कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो नेचुरली कभी भी हीमोफिलिक मादा नहीं पाई जाती है। हीमोफिलिक मादा नहीं मिलेगी, हीमोफिलिक वयस्क मादा नहीं पाई जाती। हीमोफिलिक नर मिलते हैं, महिलाएं जो है वो इसके वाहक का काम करती है। तो सिंपल हम इसमें क्या बोल सकते हैं? हीमोफीलिया जो डिजीज है या रोग है, ये पुरुषों में होता है। तो हीमोफिलिक मादा मिलेगी ही नहीं, क्योंकि यदि किसी में है तो वयस्क अवस्था में पहली बार मासिक चक्र के दौरान रक्तस्राव होगा, ब्लड बहेगा, ब्लड ज्यादा शरीर से निकल जाएगा और वो मर जाएगी। तो हम बोल सकते हैं जो हीमोफीलिया रोग है, यह रोग केवल पुरुषों में पाया जाता है। यह रोग केवल किसके अंदर मिलेगा? पुरुषों में। यह रोग केवल पुरुषों में पाया जाता है। नर के अंदर ये रोग प्रेजेंट होगा,
इस रोग में होता क्या है, पीड़ित पुरुष को ही है, उसके चोट लगेगी, चोट लगने पर लगातार ब्लड बहेगा, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, और लगातार रक्त बहने के कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यदि एंटी हीमोफिलिक इंजेक्शन नहीं दिया गया उसे टाइम पर, तो उस नर की या उस पुरुष की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है या मृत्यु हो जाती है। तो इस रोग में क्या होगा, जिस पुरुष के अंदर ये रोग है, इस रोग में चोट लगने पर लगातार रक्तस्राव होगा। किसी पुरुष को चोट लगी तो लगातार उसका रक्त बहेगा, रक्तस्राव होगा, लगातार रक्तस्राव के कारण उसकी क्या हो सकती है, उस पुरुष की मृत्यु भी हो सकती है। बचाने का एक तरीका है कि इंजेक्शन आते हैं, एंटी हीमोफिलिक इंजेक्शन, हीमोफीलिया के अगेंस्ट जो काम करते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग में जो हेल्प करते हैं, तो उन इंजेक्शन को लगा देंगे तो वो पुरुष बच जाएगा। यदि वो इंजेक्शन अवेलेबल नहीं हुआ, नहीं लगा पाए, तो उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। अब इसमें क्या है, इसकी वंशागति को हम कैसे दर्शा सकते हैं कि हीमोफीलिया एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे जाता है। अभी हमने पढ़ा है ना, मेंडलीय विकार है। मेंडलीय विकार का मतलब है ये कहाँ जाएगा, एक पीढ़ी से किसके अंदर जाएगा, दूसरी जनरेशन के अंदर जाएगा, दूसरी पीढ़ी के अंदर जाएगा। जाता कैसे है, उसकी वंशागति को हमको इसके अंदर समझना है। और इसमें एक पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये है, इस रोग से ग्रसित जो पुरुष है, मान लो कोई पुरुष ग्रसित है, इस रोग से जो ग्रसित पुरुष है, या हीमोफिलिक पुरुष जिसको हम बोल सकते हैं, हीमोफिलिक मेल जिसको बोल सकते हैं, उसकी पुत्रियां दिखाई देने में कैसी होती है, देखने में सामान्य। यानी किसी पुरुष के अंदर हीमोफीलिया रोग है तो उसकी पुत्रियां देखने में कैसी होगी, सामान्य। एक्सटर्नली रूप से उसके अंदर कोई हमको चेंज दिखाई नहीं देगा। लेकिन इन पुत्रियों के देखने में सामान्य का मतलब है, इन पुत्रियों का फिनोटाइप, हमने पढ़ा था ना, दो टर्म होती है, एक जीनोटाइप और एक फिनोटाइप, लक्षण प्रारूप, वो तो होता है सामान्य। हीमोफिलिक पुरुष या इस रोग से ग्रसित पुरुष की पुत्रियों का फिनोटाइप सामान्य होगा, देखने में सामान्य होगी। लेकिन इन पुत्रियों के जीनोटाइप में, यानी जीन के अंदर हम देखेंगे तो इन पुत्रियों के जीनोटाइप में एक एक्स क्रोमोसोम पर क्या पाया जाता है, हीमोफीलिया का जीन मिलेगा। यानी इन पुत्रियों के जीनोटाइप में एक एक्स जीन तो होगा सामान्य, और एक एक्स जीन जो है इन पुत्रियों के अंदर कैसा होगा, हीमोफिलिक। यानी इस रोग से ग्रसित पुरुष की पुत्रियां देखने में सामान्य होती है, फिनोटाइप सामान्य होता है, देखकर हम ये नहीं बता सकते हैं कि इसमें हीमोफीलिया है या नहीं है। लेकिन इन पुत्रियों के जीनोटाइप के अंदर क्या होगा, एक जीन सामान्य मिलेगा और एक जीन कौन सा पाया जाएगा, हीमोफिलिक। और जब एक जीन सामान्य पाया जा रहा है, एक जीन हीमोफिलिक पाया जा रहा है, एक जीन तो मिल रहा है इसमें सामान्य, एक जीन इसके अंदर कैसा पाया जा रहा है, हीमोफिलिक, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ये स्त्रियां या फिर ये पुत्रियां इस रोग की वाहक होगी। वाहक का मतलब है ये पुत्रियां इस रोग को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करेगी। फिर इसकी हमको वंशागति के बारे में पढ़ना है। तो वंशागति का मतलब क्या होता है, रोग का एक पीढ़ी से किसके अंदर जाना, दूसरी पीढ़ी में जाना। अब हीमोफीलिया की वंशागति को हम कैसे समझ सकते हैं, मान लो कोई नर है। सर वो कर लेना। ठीक है, ले लिया क्या स्क्रीनशॉट। यस सर। तो देखो, इसकी वंशागति को कैसे हम समझा सकते हैं कि कैसे ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। मान लो एक नर है हमारे पास, हीमोफिलिक नर, जिसमें हीमोफीलिया होता है, उसको हम क्या बोल देंगे, हीमोफिलिक नर। हीमोफिलिक नर, हीमोफिलिक मेल है, और इसकी शादी हुई, इसकी मैरिज हुई सामान्य मादा या फीमेल से।
नॉर्मल जो फीमेल है, मादा है, उसके साथ इसकी शादी हुई। हीमोफिलिक नर जो है, उसके जीनोटाइप को हम क्या दिखाएंगे? अभी हमने पढ़ा है 44 प्लस एक्स एच वाई, हीमोफिलिक नर का जीनोटाइप है। सामान्य जो मादा है उसका जीनोटाइप क्या होता है? 44 प्लस एक्स एक्स। अब इनका विवाह हुआ, जब इनकी संतानें उत्पन्न होगी तो हीमोफिलिक नर में दो तरह के गैमेट बनेंगे। इसमें बनने वाले दो गैमेट कौन कौन से हैं देखो। इसमें पहला गैमेट बनेगा, गैमेट है स्पर्म। नर में जो गैमेट या युग्मक बनते हैं उनको बोलते हैं शुक्राणु। तो दो तरह के शुक्राणु बनेंगे। पहला बनेगा 22 प्लस एक्स एच। दूसरा स्पर्म या शुक्राणु इसके अंदर बन सकता है 22 प्लस वाई। अर्धसूत्री विभाजन होता है गुणसूत्रों में, जिससे दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। मादा के अंदर भी क्या होगा? एक ही प्रकार के दो गैमेट बनेंगे। यानी यहाँ जो मादा के अंदर अंडाणु या ओवम बनते हैं वो है 22 प्लस एक्स और 22 प्लस क्या पाया जा रहा है? एक्स। अब मान लो ये वाला स्पर्म यदि इस वाले ओवम से मिलता है, पहली कंडीशन क्या है? ये शुक्राणु किसके साथ जाकर मिला? इस अंडाणु के साथ जाकर मिला निषेचन की क्रिया के दौरान। तो जीनोटाइप आएगा 44 प्लस एक्स एच एक्स। दूसरी कंडीशन, ये वाला जो स्पर्म है या शुक्राणु है ये किसके साथ जाकर मिला? इसके साथ। तो भी जीनोटाइप क्या आएगा? 44 प्लस एक्स एच एक्स। तीसरी कंडीशन क्या है? मान लो ये वाला स्पर्म इसके साथ जाकर मिला अंडाणु के साथ, ओवम के साथ, 44 प्लस एक्स वाई। चौथी कंडीशन क्या है? ये वाला स्पर्म यदि इस ओवम के साथ मिला, 44 प्लस एक्स वाई। अब चार तरह के जीनोटाइप हमको मिले हैं। इसमें पहला वाला जो है ये 44 प्लस एक्स एच एक्स, यानी ये पुत्री होगी। और पुत्री भी कौन सी होती है? वाहक पुत्री। वाहक पुत्री, कैरियर डॉटर प्रोड्यूस होगी। यदि ये वाला जीनोटाइप है तो ये भी वही है 44 प्लस एक्स एच एक्स। तो ये भी क्या होती है? कैरियर डॉटर, या फिर इसको बोल सकते हैं हम वाहक पुत्री। ये जो है 44 प्लस एक्स वाई सामान्य पुत्र। तो इसमें कोई जीन नहीं पाया जा रहा है, तो ये कौन सा हो गया? सामान्य पुत्र। और ये वाला जीनोटाइप है तो ये भी कैसा हो जाएगा? सामान्य पुत्र। इसमें देखो वंशागति या हेरिडिटी के अंदर हमको इसमें क्या पता चल रहा है? यदि कोई नर या पुरुष हीमोफिलिक है और उसकी शादी हो जाती है सामान्य मादा के साथ, तो उनसे जो उत्पन्न संतान होगी उसमें पुत्र यदि उत्पन्न हो रहा है वो सामान्य होगा। पुत्र के अंदर हीमोफीलिया रोग नहीं पाया जाएगा। जबकि इनकी जो पुत्रियां होंगी वो हीमोफीलिया रोग की वाहक होती है। इस तरह से हम हीमोफीलिया की वंशागति को समझा सकते हैं कि हीमोफीलिया एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस तरह से जाता है। अब मैंने ये फर्स्ट एग्जांपल बताया था कि यदि हीमोफिलिक नर है और सामान्य मादा है तो ये कंडीशन उत्पन्न होगी, इनकी वंशागति ऐसे होगी। अब इसके बाद के दो एग्जाम्पल है जो आप लोगों को खुद को करने हैं। एक बार करना, किसी को समझ में नहीं आया तो पूछना। अब नेक्स्ट जो हमको हेरिडिटी देखनी है ना, पहली जो हमने देखी है वो है, हमने अभी ऊपर पढ़ा है हीमोफिलिक नर और किसके अंदर? सामान्य मादा। ये अभी ऊपर पढ़ा है हमने किस तरह से वंशागति होगी। अब जो खुद करके देखना है अपन को, एक देखना है अपन को हीमोफिलिक नर, इनको करके देखना। और कल किसी को समझ में नहीं आया तो पूछना है ना। हीमोफिलिक नर, इसका विवाह यदि हुआ वाहक मादा से तो किस तरह के पुत्र पुत्रियां उत्पन्न होंगे ये बताना है। तीसरा, सामान्य नर और वाहक मादा का यदि विवाह हो तो किस तरह के पुत्र पुत्री उत्पन्न होंगे ये बताना। ये दोनों करके देखने हैं खुद को।
और फिर कल पूछूंगा मैं, तब बताना यदि नर हीमोफिलिक है, मादा वाहक है, तो उनकी संतानों में कैसा क्या प्रभाव दिखेगा। और नर सामान्य है और मादा वाहक है, तो उनकी संतानों में किस तरह से हीमोफीलिया प्रेजेंट होगा, पुत्र होगा या पुत्रियां होंगी, ये हमको बताना है। तो फर्स्ट डिजीज है हीमोफीलिया। एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं अपन, हीमोफीलिया डिजीज के अंदर क्या क्या हो रहा है। सबसे पहला तो देखो क्या है, हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न अप्रभावी जीन के कारण होता है। जो हीमोफीलिया जो डिजीज है, वो किसके कारण हो रही है, लिंग संलग्न अप्रभावी जीन के कारण ये डिजीज या फिर ये रोग उत्पन्न होता है। लिंग संलग्न का मतलब है इस रोग के जीन लिंग गुणसूत्र पर पाए जाएंगे और अप्रभावी होंगे। F1 में इफेक्ट नहीं दिखाते हैं, F2 में अपना क्या दिखाते हैं, इफेक्ट। इसका जीन एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। हीमोफीलिया रोग का जीन एक्स पर मिलेगा, वाई पर नहीं पाया जाता है। जैसे नॉर्मल जो मेल है उसका गुणसूत्रीय प्रारूप है 44+XY, नॉर्मल फीमेल का है 44+XX। हीमोफिलिक नर, यदि इस एक्स क्रोमोसोम पर स्मॉल एच जीन आ गया तो उस नर को बोलेंगे हीमोफिलिक नर, यानी उसके अंदर क्या हो गया, हीमोफीलिया रोग हो गया है। मादा में यदि एक्स क्रोमोसोम पर स्मॉल एच जीन है तो वो किसका काम करेगी, वाहक का काम करती है। वो इस रोग को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करती है। अब वाहक का काम क्यों करती है, रोग क्यों नहीं होता, उसका रीजन मैंने बताया। जो वाहक मादा है उसके अंदर एक्चुअल में क्या है, एक एक्स पर तो हीमोफीलिया का जीन है, एक एक्स पर सामान्य जीन है। तो ये जो कैपिटल एच जीन है, ये अपना प्रभाव, ये कैपिटल जो एच जीन है, ये जो कैपिटल एच जीन है, ये इस एच जीन को अपना प्रभाव नहीं दिखाने देता है। इसलिए मादा के अंदर कौन सा रोग नहीं हो रहा है, इस कंडीशन में हीमोफीलिया रोग नहीं हो रहा है। हीमोफीलिया रोग मादा में केवल कब होगा, जब कंडीशन कौन सी हो, 44+XHXH। जब समयुग्मजी अवस्था होगी स्मॉल एच जीन की, तो हीमोफीलिया होगा। लेकिन इस तरह की मादा की भी वयस्क अवस्था में पहुंचने से पहले ही, या वयस्क अवस्था तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाती है, डेथ। तो वाहक मादा है। और नर के अंदर क्या है, एक्स के अलावा दूसरा एक्स पाया ही नहीं जा रहा, बाई पाया जा रहा है। तो हीमोफीलिया का जीन यदि एक्स क्रोमोसोम पर है तो उसमें हीमोफीलिया डिजीज होगा। हीमोफिलिक मादा का जीनोटाइप क्या होता है, 44+XHXH, एच जीन की, स्मॉल एच जीन की समयुग्मजीय अवस्था। लेकिन ये नेचर में पाई नहीं जाती है, जनरली ये हीमोफिलिक मादाएं नहीं मिलेगी। क्योंकि जब 13 से 14 वर्ष की आयु में प्रथम बार इनका जो मासिक चक्र या मासिक स्त्राव प्रारंभ होता है, उस समय पर बहुत ज्यादा ब्लड बहेगा इनका और इनकी डेथ हो जाती है। तो हीमोफिलिक मादा नहीं पाई जाती है, वयस्क अवस्था में पहुंचने से पहले ही इनकी डेथ हो जाती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट, ये जो डिजीज है केवल किसके अंदर पाई जाती है, पुरुषों में। पुरुषों में इसलिए बोला है क्योंकि केवल पुरुषों में मिलेगी। फीमेल क्या है, हिमोफिलिक होती ही नहीं, डेथ हो जाती है उसकी। वाहक का काम जरूर फीमेल कर सकती है। इस रोग में होता क्या है, चोट लगने पर लगातार ब्लड बहेगा बॉडी से, लगातार ब्लड बहने के कारण उस व्यक्ति की क्या हो सकती है, डेथ या मृत्यु भी हो सकती है। यदि एंटी हीमोफिलिक इंजेक्शन या हीमोफीलिया वाले के रोग में जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो नहीं दिया गया, तो वो व्यक्ति, वो नर मर सकता है। अब इस डिजीज से जो ग्रसित पुरुष है, ग्रसित पुरुष इसका मतलब क्या है, हीमोफिलिक पुरुष। यानी ये कौन सा पुरुष है, हीमोफिलिक। यानी जिस पुरुष के अंदर हीमोफीलिया रोग पाया जा रहा है वो पुरुष है। तो इस रोग से जो ग्रसित पुरुष है, उस पुरुष की पुत्रियां, इनसे जो उत्पन्न संतान पुत्री होगी, वो देखने में सामान्य होगी। देखकर हम पता नहीं लगा सकते हैं कि वो उसमें हीमोफीलिया है या नहीं है। इनका फिनोटाइप सामान्य होता है। लेकिन इन पुत्रियों के जीनोटाइप में क्या होता है, चेंज। इनमें एक एक्स क्रोमोसोम पर एच जीन पाया जाएगा। एक, इन पुत्रियों के जीनोटाइप में एक एक्स क्रोमोसोम हीमोफिलिक होगा और दूसरा एक्स क्रोमोसोम कैसा होता है, सामान्य होता है। फिर इसकी वंशागति या हेरेडिटी किस तरह से होती है, जैसे हमने लिया हीमोफिलिक नर, इसका जीनोटाइप क्या है, 44+XHY। और सामान्य मादा, इसका जीनोटाइप क्या है, 44+XX। इन दोनों की शादी हुई तो इनसे उत्पन्न संतानों में क्या संभावना हो सकती है, इससे जो गैमेट बनेंगे 22+XH, 22+Y। मादा में जो गैमेट बनेंगे 22+X, 22+X। यदि ये वाला गैमेट इस वाले गैमेट के साथ मिला तो 44+XH, एक्स हमको जीनोटाइप मिलेगा। ये कौन सी पुत्री होगी, वाहक पुत्री। दूसरी कंडीशन, यदि ये वाला शुक्राणु इस वाले ओवम के साथ मिला
तो भी जो जीनोटाइप आएगा 44 प्लस एक्स एच एक्स, यानी कौन सी पुत्रियां उत्पन्न हो रही है, वाहक पुत्रियां यहाँ पर उत्पन्न होंगी। यहाँ पर भी कौन सी कंडीशन आएगी, वाहक पुत्री की। यदि ये वाला मिला स्पर्म 22 प्लस वाई 22 प्लस एक्स से, तो भी सामान्य पुत्र उत्पन्न होंगे, 44 प्लस एक्स वाई आ रहा है। यदि ये वाला क्रोमोसोम या गैमेट इस वाले गैमेट के साथ मिला, इस वाले गैमेट के साथ अटैच हुआ 22 प्लस वाई से, तो भी सामान्य पुत्र होगा। यानी यदि किसी हीमोफिलिक पुरुष का विवाह सामान्य मादा से हो जाता है, तो उससे जो उत्पन्न संतान होगी, उसकी पुत्रियां इस रोग के वाहक का काम करेगी, लेकिन उसके पुत्रों में ये रोग नहीं पाया जाएगा। अब इसमें हेरेडिटी आगे और कैसे हो सकती है, उसके लिए एक हीमोफिलिक नर और सामान्य मादा का हमने पढ़ लिया। एक जो करके देखना है आप लोगों को, हीमोफिलिक नर और वाहक मादा का यदि विवाह होगा तो बच्चों में क्या संभावना रहेगी, ये करके देखना। दूसरा, सामान्य नर और हीमोफीलिया की वाहक मादा का जब विवाह होता है, शादी होती है, तो उनके बच्चों में हीमोफीलिया की क्या संभावना होती है, उसको करके देखना है। इन दोनों को करके देखना। नहीं आता है तो अपन कल इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और कर लो, जिस पेज पर करो ना, तो उसकी फोटो खींच के और ग्रुप में डाल देना। जो इन दोनों को कर ले, उस पेज की फोटो खींचना और ग्रुप में उसको डाल देना, जिससे एक बार देख लूंगा मैं कि कैसे क्या किया है। अब देखो, नेक्स्ट जो डिजीज है, पहली डिजीज हमने पढ़ी है हीमोफीलिया। अगली जो डिजीज हमको पढ़नी है वो है सिकल सेल एनीमिया। दूसरे नंबर की डिजीज मेंडलीय विकार, सिकल सेल एनीमिया। हिंदी में इस डिजीज को बोला जाता है दात्र कोशिका अरक्तता। वैसे टर्म यही याद रखनी है हमको, सिकल सेल एनीमिया। वैसे एक बार समझने के लिए हमने बता दिया, दात्र कोशिका अरक्तता के नाम से भी इस बीमारी को जाना जाता है। अब इसके अंदर क्या है, पहले तो इस टर्म जो है सिकल सेल एनीमिया, यानी नॉर्मल हमारी आरबीसी जो है उसका शेप है बाइकॉन्केव। नॉर्मली यदि हम आरबीसी को देखेंगे, तो हमारी आरबीसी का शेप इस तरह का, जनरल कंडीशन में हम आरबीसी को बना देते हैं गोल, लेकिन एक्चुअल शेप कैसा होता है, बाई कॉनकेव शेप होता है। इस तरह की आरबीसी है सामान्य। इस रोग में क्या होगा, ये जो बाई कॉनकेव आरबीसी है, ये सामान्य जो आरबीसी हमको दिखाई दे रही है, इस आरबीसी का आकार इस तरह का हो जाता है। यानी वो होती है ना, जैसे वो काम में लेते हैं, वो बथुआ वगैरह काटने के लिए आसिया। हंसिया, हंसिया या दांतड़ी जिसको बोला जाता है, उस तरह का आकार हो जाएगा। नहीं, नॉर्मल आरबीसी सिकल सेप्ड हो जाती है, हिंदी में तो बोल सकते हो इसको हंसियाकार। नॉर्मल जो आरबीसी है वो हंसियाकार हो जाएगी, हंसियाकार आरबीसी। हंसियाकार जो आकृति होती है, उस आकृति को इंग्लिश में बोलते हैं हम सिकल। इसलिए इस डिजीज को क्या नाम दिया गया है, सिकल सेल एनीमिया। अब आरबीसी जब हंसियाकार होगी, भाई नॉर्मल आरबीसी थी ऐसी बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव की जगह बदलकर वो कैसी हो गई, इस तरह की हो गई हंसियाकार। तो फिर हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी की कमी होगी, भाई नॉर्मल आरबीसी उनकी कमी हो गई। आरबीसी की जब शरीर में कमी होती है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है एनीमिया। ये बोलते हैं ना, खून की कमी हो गई, एनीमिया हो गया। एनीमिया में एक्चुअल में कमी किसकी होती है, आरबीसी की। जब नॉर्मल आरबीसी हंसियाकार आरबीसी में बदल गई, सिकल सेप आरबीसी में बदल गई, तो हमारी बॉडी में आरबीसी की कमी होगी। आरबीसी की कमी को ही क्या बोला जाता है, एनीमिया। तो इस डिजीज में होता क्या है एक्चुअल में, जो आरबीसी का आकार है वो बदलकर हंसियाकार हो जाता है, जिससे शरीर में आरबीसी की कमी होगी, उसको हम इसलिए इस डिजीज को बोला जाता है सिकल सेल एनीमिया। अब ये जो रोग है, ये भी कौन से विकार के अंदर आता है, मेंडलीय विकार। कोई एकल जीन के रूपांतरण के कारण ये डिजीज उत्पन्न होगी, एकल जीन में मॉडिफिकेशन। और ये अलिंगीय गुणसूत्र से जुड़ा हुआ अप्रभावी लक्षण है। पहला पॉइंट जो है इस डिजीज का, जो सिकल सेल एनीमिया है, यह अलिंगीय गुणसूत्र, अलिंगीय गुणसूत्र
से जुड़ा हुआ अप्रभावी लक्षण है। अब ऊपर जो हमने पढ़ा था ना अभी एक हीमोफीलिया, उसके अंदर हमने पढ़ा था लिंगीय गुणसूत्र से जुड़ा हुआ अप्रभावी जीन या लक्षण है। तो इनमें डिफरेंस याद रखना। हीमोफीलिया जो है वो तो लिंगीय गुणसूत्र किससे जुड़ रहा था, एक्स क्रोमोसोम से, वो लिंगीय है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया जो है वो अलिंगीय गुणसूत्र से जुड़ा हुआ है। जैसे दो क्रोमोसोम बना देना, जैसे मेल के अंदर लिखा हमने 44+XY, तो ये तो हो गया लिंगीय गुणसूत्र, ये कौन सा हो गया, अलिंगीय। ये तो हो गए अलिंगीय, एलोसोम बोलते हैं इनको, और ये कौन से हो गए, लिंगीय। सेक्स क्रोमोसोम के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये हीमोफीलिया जो डिजीज थी वो तो किनसे जुड़ी हुई थी, लिंगीय से, एक्स क्रोमोसोम से। ये डिजीज किससे जुड़ी हुई है, इन 44 क्रोमोसोम से। और अलिंगीय गुणसूत्र में या एलोसोम में भी ये क्रोमोसोम नंबर 11 से जुड़ा हुआ अप्रभावी लक्षण है। सिकल सेल एनीमिया जो है वो कौन से क्रोमोसोम के अंदर चेंज होने के कारण होता है, गुणसूत्र नंबर 11। क्रोमोसोम नंबर 11 होता है, वहां पर इस रोग का जीन उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होगा, म्यूटेशन के कारण। और गुणसूत्र नंबर 11 में जब ये जीन आ जाएगा तो उसके कारण उस व्यक्ति के अंदर सिकल सेल एनीमिया जो डिजीज है वो उत्पन्न हो जाती है। तो सिंपली इसके अंदर देखो, मेन मेन पॉइंट जो इसके अंदर याद रखने हैं। पहला पॉइंट तो इसका क्या है, सिकल सेल एनीमिया, हिंदी में इसको बोल सकते हैं हम दात्र कोशिका अरक्तता। सिकल सेल एनीमिया को ही दात्र कोशिका अरक्तता के नाम से जाना जाता है। सेकंड, इसका नंबर इसका मतलब क्या है जो हम ये बोल रहे हैं, इस बीमारी के अंदर होता क्या है, नॉर्मली जो आरबीसी का शेप होता है वो होता है बाइकॉनकेव, हिंदी में बोलते हैं उभयावतल। ये जो शेप दिखाई दे रहा है ना अपन को, ये शेप है, इसको अपन बोलेंगे बाइकॉनकेव या हिंदी में उभयावतल। नॉर्मल कंडीशन ये है। इस रोग में क्या होगा, जब गुणसूत्र नंबर 11 पर इससे इस रोग का जीन पाया जाएगा तो उस कंडीशन में नॉर्मल जो आरबीसी है उसका आकार कैसा हो जाता है, हंसियाकार। हंसिया का मतलब है दांतड़ी के समान वो आकार हो जाता है, सिकल सेप आकार हो जाता है। अब नॉर्मल आरबीसी का शेप जब हंसियाकार होगा तो हमारे बॉडी के अंदर या हमारी शरीर के अंदर किसकी कमी होने लग जाती है, आरबीसी की। हमारे शरीर में जो आरबीसी की कमी होती है, आरबीसी की कमी होने की जो कंडीशन है उस कंडीशन को किस नाम से जाना जाता है, एनीमिया। शरीर के अंदर जब आरबीसी की कमी होगी तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एनीमिया। शरीर में आरबीसी की कमी होने पर उसको बोला जाता है एनीमिया। एनीमिया जब शरीर के अंदर होगा तो किसके कारण हो रहा है, ये जो सिकल सेल आरबीसी का आकार सिकल शेप हो रहा है या हंसियाकार हो रहा है, इसलिए हो रहा है, इसलिए इस बीमारी को नाम दे दिया सिकल सेल एनीमिया। तो ये तो इस टर्म का मतलब है। नेक्स्ट इसका कैरेक्टर क्या है, यह अलिंगीय गुणसूत्र या एलोसोम से जुड़ा हुआ रेसेसिव कैरेक्टर होता है या अप्रभावी लक्षण होता है। हीमोफीलिया जो हमने पढ़ा था वो लिंगीय गुणसूत्र से जुड़ा था, एक्स क्रोमोसोम